हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से एक इम्पोर्टेंट एज है रोमांटिक एज, इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को भी हम देखेंगे। तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और इसको हमें नहीं छोड़ना है। तो रोमांटिक एज का जो ईयर है वो है 1798 टू 1832। तो यहाँ पे 1832 है, और इसमें जो ऑप्शंस में भी वेरी कि 1832 के प्लेस पे कहीं कहीं आपको 1837 भी देखने को मिल सकता है। तो वर्ड्सवर्थ प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन रोमांटिक एज। जब से उनका 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था, तब से ही हम इस एज का जो क्या मानते हैं, स्टार्टिंग मानते हैं, बिगिनिंग मानते हैं। तो 1798 से लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन के साथ ही हमारी रोमांटिक एज स्टार्ट हो गई थी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ईयर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। और इसमें मैं सिर्फ करेक्ट आंसर ही बताऊंगी, जिससे हमारा वीडियो लंबा ना हो और हमारा ज़्यादा टाइम भी इसमें खर्च ना हो। जल्दी जल्दी हमें सिर्फ रिवीजन करते चलना है। तो कौन से ईयर से जो बिगिनिंग मानी जाती है द रोमांटिक एज की इन इंग्लिश लिटरेचर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1798। इन विच ईयर लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश। अब लिरिकल बैलेट्स कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, तो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर 1798। क्वेश्चन नंबर 3, हु कंपोज्ड लिरिकल बैलेट्स। तो लिरिकल बैलेट्स किसने कंपोज किया था, तो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज, बोथ ए एंड बी। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसमें टोटल 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 पोएम्स वर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम्स वर रिटन बाय कोलरिज। तो 19 + 4 23 हो गए हैं यहाँ पे। तो इन दोनों ने ही ये लिरिकल बैलेट्स को कंपोज किया था। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज का यहाँ टाइम पीरियड हमें बताना है कितना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 1798 टू 1837। तो देखिए यहाँ पे 37 आ गया है। तो 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था, और 1837 में क्वीन विक्टोरिया का कोरोनेशन हुआ था। वो गद्दी पर बैठी थी, और तभी से विक्टोरियन एज वहाँ से लग जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1798 टू 1837। अगर 1837 एग्जाम में नहीं दिया होगा, तो इन दैट केस हमें वहाँ पे टिक करना है 1832। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट ऑफ रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज का जो पॉलिटिकल इवेंट है वो हमें बताना है, कौन सा ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट है रोमांटिक एज का। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिवोल्ट अगेंस्ट। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो किस चीज़ के अगेंस्ट जो रिवोल्ट था, ये किस चीज़ के विरोध में था। तो ग्रीड, इलिटरेसी, एक्सप्लॉइटेशन और पॉलिटिकल अनरेस्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, एक्सप्लॉइटेशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच रिवोल्ट इज रिकग्नाइज्ड एज द पावर ऑफ कॉमन पीपल। और कौन से रिवोल्ट को पावर ऑफ कॉमन पीपल के रूप में उसको रिकग्नाइज किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ था, डेट हमें यहाँ बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जुलाई 14, 1789। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंसिडेंट इज नोटेड एज स्टार्टिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो कौन सा ऐसा जो इंसिडेंट है जिससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग जानी जाती है। तो अटैक ऑन द बेस्टाइल प्रिजन, अटैक ऑन द रॉयल प्लेस, अटैक ऑन द किंग एंड अटैक ऑन द लंदन प्रिजन। तो द करेक्ट आंसर विल बी हेयर ऑप्शन ए, अटैक ऑन द बेस्टाइल प्रिजन।
क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंडेड विद द मैसेकर ऑफ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो एंड हुआ था किसके मैसेकर से हुआ था? तो किंग, ऑल मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली, ऑल पॉलिटिशियंस और ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, ऑल मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली। तो रॉयल फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे सबके मैसेकर के साथ ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एंड हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज कॉल्ड द विक्ट्री ऑफ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को किस चीज़ की विक्ट्री के रूप में जाना जाता है या किस चीज़ की विक्ट्री उसको कहा जाता है? तो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और ऑल ऑफ दीज। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज का हमें ग्रेटेस्ट महान प्रोज राइटर यहाँ पे बताना है। विलियम हैजलिट, चार्ल्स लैम्ब, थॉमस और थॉमस ग्रे। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच एसे चार्ल्स लैम्ब टेल्स अबाउट हिज ब्रदर जॉन। तो कौन से ऐसे में चार्ल्स लैम्ब उनके ब्रदर जॉन के बारे में बताते हैं? ड्रीम चिल्ड्रन, द कन्वेलेसेंट, बैचलर्स कंप्लेंट और अनमैरिड मैन। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ए, ड्रीम चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 14, हु रोड द ऐसे पुअर रिलेशंस। तो जो पुअर रिलेशंस ऐसे है ये किसने लिखा था? हैजलिट, चार्ल्स लैम्ब, ग्रे और जोसेफ एडिसन। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट। तो किसको इंग्लिश एसेइस्ट में प्रिंस के नाम से जाना जाता है? तो देखिए अगर आएगा यहाँ पे फादर ऑफ इंग्लिश एसे तो विलियम हैजलिट हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर पूछें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, चार्ल्स लैम्ब। तो विलियम हैजलिट को फादर बोलते हैं और चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टू राइट हिज एसेज चार्ल्स लैम्ब यूज्ड द सिडोनिम। तो सिडोनिम क्या होता है? एक काल्पनिक नेम होता है, इमेजिनरी नेम। वो हमें बताना है चार्ल्स लैम्ब ने कौन सा अपना इमेजिनरी नेम यूज किया था अपने ऐसे को लिखने के लिए। सो ऑप्शंस आर एलिया, विलियम, थॉमस और चार्ल्स। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ए, एलिया। क्वेश्चन नंबर 17, हु रोड द ऐसे अ बैचलर्स कंप्लेन। तो किसका ऐसे है ये अ बैचलर्स कंप्लेन? ऑथर बताने हैं हमें। तो चार्ल्स लैम्ब, रिचर्ड स्टील, ओलिवर गोल्डस्मिथ और स्टीवेंसन। द करेक्ट आंसर विल बी ए, चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंग्लिश एसेइस्ट इज नोन फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल। तो कौन से इंग्लिश एसेइस्ट जाने जाते हैं अपने ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल के लिए? जोसेफ एडिसन, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट और विलियम कॉलिंस। करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 19, लैम्ब्स एसेज आर चार्मिंग ऑन अकाउंट ऑफ परफेक्ट ब्लेंडिंग ऑफ। तो किस चीज़ की ब्लेंडिंग थी लैम्ब्स के एसेज में? ह्यूमर, पैथोज, both A and B, and D none of these. So the correct answer will be here option number C, both A and B, means humor and pathos both. Question number 20, which prose writer of romantic age used poetic style in prose। तो कौन से प्रोज राइटर ने, जो रोमांटिक एज के प्रोज राइटर हैं उनमें से किसने पोएटिक स्टाइल को यूज किया था प्रोज में? द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, चार्ल्स लैम्ब।
क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द मोस्ट बिलव्ड एसेइस्ट। तो कौन सा जो सबसे ज़्यादा बिलव्ड एसेइस्ट समझा जाता है। तो एडिसन, चार्ल्स लैम्ब, हैजलिट एंड बेकन। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी बी, चार्ल्स लैम्ब। तो देखिए चार्ल्स लैम्ब को तो समझा ही जाएगा, उनको प्रिंस बोलते हैं, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। तो उसी से हम रिमाइंड रख सकते हैं इस चीज़ को कि हु इज मोस्ट बिलव्ड एसेइस्ट, चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चार्ल्स लैम्ब सिस्टर। तो चार्ल्स लैम्ब की हमें यहाँ सिस्टर का नाम बताना है, मैरी, लिली, रोजी और एलिस। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, लिली। क्वेश्चन नंबर 23, हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो किसने लिखा था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, बेकन, लैम्ब, हैजलिट और एडिसन। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 24, हु रोट द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। तो द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस किसने लिखा है, लैम्ब, बेकन, हैजलिट एंड एडिसन। द करेक्ट आंसर विल बी ए, चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 25, विच एसेइस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर वाज अ फर्स्ट बैचलर। तो कौन सा एसेइस्ट है इंग्लिश लिटरेचर में जो क्या था, एक फर्स्ट बैचलर था। तो हैजलिट, एडिसन, चार्ल्स लैम्ब और बेकन। सो अगेन द करेक्ट आंसर विल बी चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज लैम्ब्स बिलव्ड। तो जो लैम्ब है, लैम्ब की हमें यहाँ पे बिलव्ड का नाम बताना है, उनकी प्रेमिका का नाम बताना है। तो मैरी, एन सिमोन्स, लिली एंड रोजी। द करेक्ट आंसर विल बी बी, एन सिमोन्स। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज नोन एज अ more vigorous and less popular essayist than लैम्ब। तो कौन समझा जाता है जब मोर विगोरस, ज़्यादा, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एंड लेस पॉपुलर, और उनसे कम पॉपुलर, किससे, लैम्ब से। तो कौन सा एसेइस्ट ऐसा है जो लैम्ब से ज़्यादा विगोरस है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनसे कम पॉपुलर है। तो थॉमस दे क्विंसी, जोसेफ एडिसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ और विलियम हैजलिट। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी डी, विलियम हैजलिट। तो उन्हें फादर भले ही जाना जाता है, लेकिन जो उनसे ज़्यादा फेमस एसेइस्ट हुए थे वो कौन थे, चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 28, विच इंग्लिश एसेइस्ट वर्शिप्ड नेपोलियन एज हीरो। तो कौन से इंग्लिश एसेइस्ट ऐसा था जिसने नेपोलियन को एज अ हीरो वर्शिप किया था। तो चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, थॉमस दे क्विंसी एंड जोसेफ एडिसन। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी बी, विलियम हैजलिट। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं विलियम हैजलिट के लिए, तो वीडियो को पॉज करके आप इनको देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, हु रोट द राउंड टेबल। तो राउंड टेबल किसने लिखा था, थॉमस दे क्विंसी, जोसेफ एडिसन, चार्ल्स लैम्ब और विलियम हैजलिट। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी डी, विलियम हैजलिट। क्वेश्चन नंबर 30, हु रोट टेबल टॉक। टेबल टॉक किसने लिखा था, विलियम हैजलिट, चार्ल्स लैम्ब, ग्रे एंड एडिसन। The correct answer will be A here, William Hazlitt. Question number 31, who wrote The Plain Speaker। तो The Plain Speaker किसका लिखा हुआ वर्क है,
Charles Lamb, William Hazlitt, Joseph Addison and Oliver Goldsmith. So here correct answer will be B, William Hazlitt. Question number 32. On which age of writer Hazlitt observed? तो हैजलिट थे जो वो रोमांटिक एज से थे वैसे तो, लेकिन उसमें पूछा गया है कि कौन सी एज के राइटर्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो चौसर्स एज, एलिजाबेथन एज, ऑगस्टन एज और क्लासिकल एज। द करेक्ट आंसर विल बी बी, एलिजाबेथन एज। तो वो खुद तो रोमांटिक एज से थे, लेकिन उन्होंने एलिजाबेथन एज के राइटर्स को ऑब्जर्व किया था। 33 question. Confessions of an English Opium Eater 1821 is an autobiographical account written by, तो किसने लिखा था ये? The name of work is Confessions of an English Opium Eater. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, थॉमस द क्विंसी। So something is given for Thomas de Quincey. Here you can read it. Now question number 34. In July 1818, de Quincey became editor of Dash. तो किस चीज़ के एडिटर बन गए थे वो 1818 में? A Tory newspaper published in Kendal after its first edition had been dismissed. So here option A, the Westmoreland Gazette, B, London Magazine, C, East India Magazine and D, Scotland Magazine. So question number 34, the correct answer will be A here, the Westmoreland Gazette. It's not Gazette, it should be Gazette, I think. 35 question. Which English essayist points out the difference between the literature of knowledge and literature of power? तो कौन से इंग्लिश एसेइस्ट ऐसे हैं जिन्होंने पॉइंट आउट किया है डिफरेंस को? किस चीज़ के डिफरेंस को? बिटवीन लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर, मीन्स लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर के बीच के डिफरेंस को इन्होंने पॉइंट आउट किया है। चार्ल्स लैम्ब, थॉमस de Quincey, Hazlitt and William Cooper. The correct answer will be B here, Thomas de Quincey. Question number 36. In which year the Essays of Elia published? तो कौन से ईयर में द एसेज ऑफ एलिया पब्लिश्ड हुए थे? 1830, 1831, 1832 और 1833? The correct answer will be 1833. Question number 37. William Wordsworth, John Keats, P.B. Shelley are the parts of. तो कौन सी एज के पार्ट्स रहे हैं ये सब? The correct answer will be C here, romantic age. Question number 38. The publication of which book marked the beginning of the literary movement called romanticism in English? तो कौन सी बुक के पब्लिकेशन के साथ जो बिगिनिंग हुई थी लिटरेरी मूवमेंट रोमांटिसिज्म की? द करेक्ट आंसर विल बी ए, लिरिकल बैलेड्स. It was written by William Wordsworth and H.T. Coleridge, and there were 23 poems were there in this collection. So 19 poems were written by William Wordsworth and 4 poems were written by H.T. Coleridge. और इसकी जो लास्ट पोएम थी हमारी वो कौन सी थी? टिंटन एबे. और ये जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी फर्स्ट, इसमें जो बैलेट दिया हुआ था दैट वाज द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर रिटन बाय H.T. Coleridge. नाउ यहाँ पे दिया हुआ है कुछ लिरिकल बैलेट्स के लिए, थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं इसको भी. लिरिकल बैलेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड H.T. Coleridge, और ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था 1798 में. जनरली कंसिडर्ड टू हैव मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर.
तो 1798 से ही हमारे जो रोमांटिक मूवमेंट की स्टार्ट हो गई थी इंग्लिश लिटरेचर में। देन 39 क्वेश्चन, रोमांटिक मूवमेंट इज सीन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द कन्वेंशनल पोइट्री ऑफ। तो जो रोमांटिक मूवमेंट था वो देखा गया था एज अ रिएक्शन, किस चीज़ के विरोध में? कन्वेंशनल पोइट्री के। तो ऑप्शन ए एलिजाबेथन एज, न्यू क्लासिकल एज, चौसेरियन एज एंड ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, कन्वेंशनल पोइट्री ऑफ न्यू क्लासिकल एज। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, द न्यू क्लासिकल पोइट्री वाज रिटन इन। तो जो न्यू क्लासिकल पोइट्री थी वो किस चीज़ में लिखी गई थी? इन डिग्निफाइड लैंग्वेज, फॉर्मल स्टाइल, आर्टिफिशियल मैनर एंड ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 41, लव एंड ट्रीटमेंट ऑफ नेचर, subjectivity and spontaneity are found in the English poetry of। तो जो लव एंड ट्रीटमेंट ऑफ नेचर है, सब्जेक्टिविटी है, स्पॉन्टेनिटी है, ये कौन सी इंग्लिश पोएट्री में पाए जाते हैं? एलिजाबेथन एज, क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज एंड रोमांटिक एज। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज की पोएट्री में ये सभी फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लव ऑफ द मिडिल एजेज, इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड नोट ऑफ मेलंकली प्रिवेल इन द इंग्लिश पोएट्री ऑफ। तो जो लव ऑफ मिडिल एजेज है, मिडिल एजेज के लिए जो उनका लव है, इम्पोर्टेंस है इमेजिनेशंस की, एंड नोट ऑफ मेलंकली, मेलंकली के जो नोट हैं, प्रिवेल इन द इंग्लिश पोएट्री ऑफ। तो कौन सी एज की इंग्लिश पोएट्री में ये सब देखने को मिलता है? द करेक्ट आंसर इज ए, रोमांटिक एज। तो अभी तो हमारा टॉपिक चल ही रहा है रोमांटिक एज, सो वी कैन इजीली टिक हेयर कि रोमांटिक एज इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन जब ये एग्जाम में क्वेश्चन सेपरेटली आते हैं तो तब हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, इसलिए पहले से इनको हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे माइंड में, जिससे एग्जाम में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज कॉल्ड वर्शिपर ऑफ नेचर। तो किसको वर्शिपर ऑफ नेचर कहा जाता है? तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हेयर, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो सभी को रटा हुआ है ये अच्छे से, विलियम वर्ड्सवर्थ इज द वर्शिपर ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 44, विच राइटर ऑफ रोमांटिक एज रिगार्ड्स नेचर एज बेस्ट टीचर। तो रोमांटिक एज के कौन से राइटर ने नेचर को एक बेस्ट टीचर की तरह माना है? तो पीबी शैले, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज। द करेक्ट आंसर विल बी सी हियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 45, हु वॉन्ट्स हिज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी अगेंस्ट मटेरियलिज्म। तो किसने अपनी जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी, जो उनके टाइम की जो सोसाइटी थी, उसको वॉर्न किया था अगेंस्ट मटेरियलिज्म, भौतिकतावाद के खिलाफ उनको वॉर्न किया था। तो कौन थे ये राइटर? द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, विलियम वर्ड्सवर्थ। देन क्वेश्चन नंबर 46, हु इज़ द को ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड्स। तो लिरिकल बैलेड्स के को ऑथर बताने हैं हमें कौन है? द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, एस.टी. कोलरिज। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज का पूरा नाम बताना है हमें। तो इनका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कोलरिज। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, विच रोमांटिक पोइट गिव्स द थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। तो कौन से रोमांटिक पोइट ने थ्योरी दी थी इमेजिनेशन की? ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी कीट्स एंड सी कोलरिज एंड डी शैली। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, कोलरिज। तो फैंसी एंड इमेजिनेशन की जो थ्योरी है वो एस.टी. कोलरिज ने दी थी।
कौन से वर्क में? आई थिंक बायोग्राफिया लिटरेरिया करके वर्क है इनका, उसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, हु सपोर्ट्स द यूज ऑफ अनकॉमन लैंग्वेज इन पोइट्री? तो किसने पोइट्री में अनकॉमन लैंग्वेज के यूज को सपोर्ट किया था? एच.टी. कोलरिज, शैले, कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ। सो डोंट बी कंफ्यूज इन इट, द करेक्ट आंसर विल बी एच.टी. कोलरिज। तो वर्ड्सवर्थ ने कॉमन लैंग्वेज को सपोर्ट किया था, लेकिन एच.टी. कोलरिज ने अनकॉमन लैंग्वेज, मीन्स जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स ये ज़्यादा यूज करते थे इसमें, तो इन्होंने अनकॉमन लैंग्वेज को इन्होंने सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 50, हु रोड द पोम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर? तो ये हमारे लिरिकल बैलेड्स की फर्स्ट पोएम है, तो ये किसने लिखी थी? द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, एच.टी. कोलरिज। क्वेश्चन नंबर 51, विच लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक एच.टी. कोलरिज इज फेमस फॉर? तो विच लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कौन सी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बुक है एच.टी. कोलरिज की जो फेमस है? लिरिकल बैलेड्स, एंशिएंट मैरिनर, बायोग्राफिया लिटरेरिया एंड रोमांटिक रिवाइवल। द करेक्ट आंसर विल बी सी, बायोग्राफिया लिटरेरिया। सो क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पी.बी. शैली? तो पी.बी. शैली का यहाँ हमें फुल नेम बताना है। सो पोलिन बाइलिन शैले, पर्सी बी.सी. शैले, पर्सी बार्निक शैले और पर्सी ब्रूइस शैले। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, पर्सी बी.सी. शैले। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, हु रोड द पोम ओजीमेंडियस? तो ओजीमेंडियस जो पोम है ये किसने लिखी है? द करेक्ट आंसर विल बी ए, पी.बी. शैली। सो ओजीमेंडियस इज अ सोनेट रिटन बाय इंग्लिश रोमांटिक पोइट पर्सी बी.सी. शैले 1792 to 1822. The sonnet is written in iambic pentameter but with an atypical rhyme scheme. So what is the rhyme scheme? A B A B, A C D C, E D E F, E F, which violates the rule that there should be no connection in rhyming between the octave and sestet, two themes of rulers and their pretensions to greatness. Now 54 question, who wrote the poem Ode to West Wind? तो Ode to West Wind जो ओड था ये किसने लिखा था? The correct answer will be D here, P.B. Shelley. Now question number 55, who wrote the poem Hymn to Intellectual Beauty? तो Hymn to Intellectual Beauty जो पोम है ये किसने लिखी है? The correct answer will be A, P.B. Shelley. A is the correct answer here. Question number 56, who wrote the poem Mask of Anarchy? तो Mask of Anarchy is a poem किसने लिखी है ये? Who is the composer of this? The correct answer is B here, P.B. Shelley. Question number 57, who wrote the poem Demon of the World? H.T. Coleridge, John Keats, P.B. Shelley and Wordsworth. The correct answer will be C here, P.B. Shelley. Question number 58, who wrote the poem The Revolt of Islam? तो Revolt of Islam किसने लिखी है? The correct answer will be A, P.B. Shelley. Question number 59, which romantic poet is known for the use of sensuousness in his poetry? तो कौन से रोमांटिक पोइट ऐसे हैं जो अपने सेंससनेस के यूज के लिए फेमस हैं इंग्लिश पोइट्री में? तो अपनी पोइट्री में इन्होंने बहुत ज़्यादा सेंससनेस को यूज किया है। तो 59 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, जॉन कीट्स। नाउ ये सभी इनके ओड्स हैं जॉन कीट्स के। क्वेश्चन नंबर 60, हु डाइड यंगेस्ट अमंग द रोमांटिक पोइट्स? तो रोमांटिक पोइट्स में कौन सबसे छोटी एज में उनकी डेथ हो गई थी ये हमें यहाँ बताना है। तो ऑप्शन ए शैली, बी वर्ड्सवर्थ, सी कोलरिज एंड डी जॉन कीट्स।
तो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स वाज एन इंग्लिश पोइट प्रोमिनेंट इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। तो रोमांटिक एज की जो 2 जनरेशन आई थी जिसमें ये सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं, विद लॉर्ड बैरन एंड पर्सी बीसी शैली। तो ये दोनों भी सेकेंड जनरेशन के ही हैं। ऑल्दो हिज पोएम्स हैड बीन पब्लिश्ड फॉर ओनली 4 years when he died of tuberculosis at the age of 25 years 3 months and 23 days। तो उनकी जो 25 ईयर्स की एज थी बस जब उनकी डेथ हो गई थी, और उन्होंने इतनी सी एज में ही काफ़ी अच्छा वर्क जो है इंग्लिश लिटरेचर को दिया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई थिंक एक और वीडियो हमें लेके आनी है, इसके ऊपर अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। यदि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इसके बेनिफिट्स बाकी लोगों को भी मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।